प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 12 हिंदी विषय में स्वागत है। आज मैं आपको आरोह भाग 2 से काव्यखंड की ओर से कुंवर नारायण जी की लिखी हुई कविता के बहाने पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ पर समाज में इस बात का शक है कि एक यांत्रिक युग में कहीं ऐसा ना हो कि कविता अपना अस्तित्व खो दे। वहाँ पर कुंवर नारायण ने कविता की तमाम तरह विशेषणों को बता करके कविता के अस्तित्व को हमेशा के लिए कायम रखने की बात कही है। आइए अब उनके द्वारा लिखी हुई कविता के बहाने पढ़ते हैं। कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि ने कविता की उड़ान को चिड़िए की उड़ान से तुलना करते हुए बताया है कि चिड़िया की उड़ान जो है वो तो एक सीमा तक होती है, परंतु कविता की जो उड़ान होती है वो सीमा रहित होती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है कि कविता एक उड़ान है, अर्थात कविता की जो उड़ान है वो क्या है, चिड़िया की तरह ही क्या है, प्रवाहित है, प्रवाहमयी है। और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया जब उड़ान भरती है तो उसकी एक सीमा होती है, वो सीमा तक जा कर के फिर उसके ऊपर नहीं जा पाती। परंतु कविता के भाव अपनी जब कल्पना में रह करके इस तरह से उड़ते हैं कि वो कल्पना के परे चले जाते हैं। और कविता इस प्रकार से क्या होती है, वो सीमा से भी ऊपर कहीं चली जाती है, अर्थात वो सीमा रहित होती है। तो इस सीमा रहित उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। आगे वो कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने। यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि बाहर भीतर यानी कि कविता जब भाव प्रवाहमयित होती है, कविता का जब अर्थ कविता जब प्रस्फुरित होती है तो क्या होता है कि हर घर में वो फलीभूत होती है, यानी जहाँ वो पढ़ी जाती है, कविता का पाठन होता है, वहाँ पे वो इस तरह से समझी जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे चित्र जो जिस चीज़ की कल्पना यहाँ पर कवि करके उनको अपने शब्दों का जामा पहना रहा है वो आँखों के आगे आ गया है पूरी। और हर घर में कविता एक फलीभूत होकर के जिस प्रकार से एक पुष्प खिलता है, उसी प्रकार से कविता भी क्या होती है, वो क्या करती है, खिलती है। और कविता चिड़ियों की ही भांति क्या होती है, वो उड़ान अपनी भरती है। और उसकी उड़ान कैसी होती है, जो सीमा से परे होती है, जो सीमा से परे होती है। और कविता की इस उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि चिड़िया की सीमा चिड़िया की उड़ान की सीमा जो है वो एक नियमित है और साथ में उसका एक सीमा है कि यहाँ से यहीं तक ही उड़ेगी। परंतु जो कविता है वो कल्पनाओं से भी कहीं परे चली जाती है, कल्पनाओं से भी कहीं ऊपर चले जाती है। इसलिए कविता की जो उड़ान है उसका यहाँ पर कवि ने सिर्फ चिड़िया की उड़ान से आश्रय लिया और बताया है कि चिड़िया उसकी उड़ान की कल्पना तक नहीं कर सकती, किसकी, कविता की उड़ान की कल्पना तक नहीं कर सकती है। और आम मानव भी नहीं कर सकता कि कविता कहाँ तक जा सकती है, उससे वो कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। अगर इन पंक्तियों की विशेषताओं की बात करें तो देखिए, इसमें कवि ने कल्पना को सीमा रहित बताया है, साथ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया और साथ में मुक्तक छंद का भी प्रयोग बहुत ही सहज रूप में किया गया। साथ में तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग करके इन पंक्तियों की शोभा को कुंवर नारायण जी ने चार चांद लगा दिया है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने,
कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने कविता के खुशबू यानी कि कविता के भावों को फूलों की खुशबू से तुलना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से फूल जो है वो खिलता है और उसी प्रकार से कविता भी अपने भावों से लोगों को महकाती है। और फिर कहते हैं कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल से जो निकलने वाली सुगंध है उसकी एक सीमा होती है, वो अपनी सीमा तक फूल खिलता है और सुगंध फैलाता है और कुछ समय बाद जो है वो मुरझा जाता है। परंतु कविता जिस देश काल में जहाँ पर भी खिलती है वो अपने भावों से लोगों को प्रसारित करती जाती है, लोगों को सुगंधित करती हुई जाती है या उनका मार्गदर्शन करती हुई जाती है। तो कविता जो है हर जगह हर देश काल में चाहे जहाँ पर भी वो पढ़ी जाए वो अपने भावों से हर व्यक्ति को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। और ये हर समय होता है, ये नहीं कि जिस समय लिखी जा रही कविता उस समय लेखक ही प्रभावित है, ऐसा नहीं है। जिस समय भी वो कविता पढ़ी जाती है, कविता के भाव पढ़े जाते हैं, कविता के शब्द पढ़े जाते हैं, वो समस्त सुनने वाले और पढ़ने वाले सभी को उसी प्रकार से आकर्षित करते हैं जिस प्रकार से कवि को जो है आकर्षित करते हैं। आगे कवि ये कहते हैं कि फिर वो कविता को बच्चों के तमाम तरह के खेलों से भी यहाँ पर तुलना करते हुए कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात बच्चे जो भाव से परिपूर्ण होते हैं उनके मन में राग द्वेष नहीं होता है। और जब वो कभी खेल खेलते हैं तो वो क्या करते हैं कि सब तरफ हर घर में वो घुस करके खेलते हैं। उनके मन में किसी तरह का राग द्वेष नहीं होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने का उनका जो है कोई भी उद्देश्य नहीं होता, और वो समस्त मोहल्ले को अपना कुटुंब अपना घर समझते हैं और हर घर में निस्वार्थ भावना से बिना राग द्वेष के घुस जाते हैं। उसी प्रकार से कविता क्या है, तमाम तरह के भावों को जिस प्रकार से बच्चों के अंदर भोलापन होता है उसी प्रकार से कविता के अंदर भी भोलापन होता है। वो जिस समय पढ़ी जाती है उसी प्रकार से अपने भावों से सबको संचारित करती है। जिस प्रकार से बच्चे अपने मधुर और तमाम नए खेलों से लोगों को लुभाते हैं, उसी प्रकार से कविता भी हर देश काल में जिस घर में पढ़ी जाती है, जिस घर में वो सुनी जाती है, जिस घर में इसका पठन पाठन होता है, सबको उसी प्रकार से प्रभावित करती है जिस प्रकार से बच्चे बिना राग द्वेष के सबको अपना समझते हैं। और साथ ही कहते हैं कि बिना किसी ही स्वार्थ के किसी के घर में घुस जाते हैं और सबको सारे घरों को एक करते हुए वो क्या करते हैं, अपना खेल खेलते हैं। उसी प्रकार से कविता में भी वो सामर्थ्य होता है जो हमारा कुटुंब, जो हमारा विश्व, जो हमारा परिवार छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है, उसको एक करने की सामर्थ्यता कविता के अंदर समाहित होती है। कुंवर नारायण जी ने अपनी कविता को तमाम तरह जैसे बच्चों, फूल और चिड़िया की उड़ान से तुलना करते हुए अपनी कविता को इस ओर तक लेके गए हैं जहाँ पर उन्होंने अपने समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कविता का ही सबसे सशक्त माध्यम माना है। अब इसके विशेष की या फिर काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो वही शांत रस का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण अलंकार का, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कवि ने अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग करते हुए इस कविता में अपनी सारी ही मेहनत को इस प्रकार से लगाया है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कविता जीवंत हो उठती है और इस समाज को एक नया संदेश प्रदान करती है। धन्यवाद। पॉज कर दिया था।